फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फाइनल फिनिस्टा। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। बड़ी खबर में चर्चा आज अखिलेश यादव के उस बयान की जिस पे अब सियासी पारा उत्तर प्रदेश की सियासत का गर्मा गया है। अखिलेश यादव ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में घुसपैठियों पर बात हो रही थी, लगातार गृह मंत्री अमित शाह जी घुसपैठियों को बाहर निकालने की बात कर रहे हैं, तो उनका तंज बीजेपी पर था, साथ में मुख्यमंत्री पर भी हमला बोल दिया। फिर उसके बाद बीजेपी से कपिल देव अग्रवाल जो मिनिस्टर हैं उन्होंने पलटवार किया। क्या है पूरा मसला, पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर महेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ेंगे और राजनीतिक विश्लेषक शहनवाज चौधरी जी। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो और लोकसभा सांसद अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घुसपैठिया बताया है। रविवार को मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि योगी उत्तराखंड से हैं, इसलिए उन्हें उनके गृह राज्य वापस भेज दिया जाना चाहिए। अखिलेश यादव का ये बयान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से कुछ राजनीतिक दलों पर घुसपैठियों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाने के बाद आया है। अमित शाह ने घुसपैठ, जनसांख्यिकी बदलाव और लोकतंत्र पर बोलते हुए कहा था कि गुजरात और राजस्थान की सीमाओं पर घुसपैठ की सूचना क्यों नहीं मिलती है। बता दें कि रविवार को राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि के मौके पर अखिलेश यादव लखनऊ के लोहिया पार्क गए थे, जहां उन्होंने कहा कि भाजपा के पास झूठे आंकड़े हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई उनके आंकड़ों पर विश्वास करे तो वे खो जाएंगे। अखिलेश यादव ने दावा किया कि जो लोग पलायन के आंकड़े दे रहे हैं, हमारे यूपी में भी घुसपैठिए हैं। मुख्यमंत्री उत्तराखंड से हैं, हम चाहते हैं कि उन्हें उत्तराखंड भेजा जाए। उन्होंने आगे कहा कि वो सिर्फ घुसपैठिए नहीं हैं, बल्कि वैचारिक दृष्टि से भी वे घुसपैठिया हैं। अखिलेश ने पूछा कि योगी बीजेपी के सदस्य नहीं थे, वो किसी और पार्टी से आए हैं, तो इन घुसपैठियों को कब निकाला जाएगा? ये भारतीय जनता पार्टी के पास सब फर्जी आंकड़े हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े मानोगे तो डूब जाओगे आप। जो लोग पलायन के आंकड़े दे रहे हैं, हमारे यहाँ भी घुसपैठी हैं यूपी में, मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड के हैं। हम तो चाहते हैं इन्हें उत्तराखंड भेज दिया जाए। केवल यही घुसपैठी नहीं है, विचारधारा से भी घुसपैठी हैं। ये बीजेपी के सदस्य नहीं रहे, दूसरे के सदस्य थे। आप बताओ किस पार्टी के सदस्य थे वो? तो बताओ भारतीय जनता पार्टी में घुसपैठी हुए कि नहीं हुए? तो इन घुसपैठियों को हटाओगे। वहीं इस मौके पर अखिलेश यादव ने रायबरेली मॉब लिंचिंग मामले को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि डॉक्टर लोहिया जीवन भर अन्याय और गैर जिम्मेदारी के खिलाफ लड़ते रहे। आज हम उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर लोगों तक पहुंचने, उन्हें जागरूक करने और उनके दिखाए रास्ते पर चलकर सभी के लिए आर्थिक और सामाजिक सम्मान सुनिश्चित करने का संकल्प लेते हैं। अखिलेश ने बताया कि डॉक्टर लोहिया ने जाति व्यवस्था को खत्म करने का आह्वान किया है। रायबरेली मॉब लिंचिंग मामले पर अखिलेश ने कहा कि अगर हम एनसीआरबी के आंकड़ों पर गौर करें तो यह साफ रूप से दर्शाता है कि इस सरकार में दलितों पर सबसे ज्यादा अत्याचार हुए हैं। हाल ही में हमने देखा कि कैसे वाल्मीकि समुदाय के एक युवक की हत्या कर दी गई। दलितों और पिछड़े समुदायों के खिलाफ बड़े पैमाने पर अन्याय हो रहा है। तो ये आपने देखा और इस पे कपिल देव अग्रवाल मिनिस्टर हैं, उन्होंने पलटवार भी किया। अब सीधे चलते हैं शहनवाज चौधरी जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनसे समझते हैं। बहुत बहुत स्वागत है शहनवाज जी। ये बयान दे के अखिलेश यादव किस तरीके की सियासत को बढ़ावा देना चाहते हैं, या आप इस बयान का एक जो राजनीतिक मतलब है, इसके सियासी मतलब है, क्योंकि उन्होंने ऐसे नहीं कहा है कि किसी चलता उसमें कह दिया।
वो क्योंकि बीजेपी मुद्दा बना रही है घुसपैठियों का बिहार में चुनाव है। अनम्यूट कर लीजिए अपने को, अनम्यूट कर लीजिए। आपको आवाज आ रही है? जी जी। हाँ, एक तीर से अखिलेश जी कई शिकार करना चाहते हैं। एक तरफ तो जैसे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार में कुछ अनबन है, तो उस अनबन का भी इशारा उन्होंने कर दिया कि भाजपा से बाहर से हैं योगी आदित्यनाथ जी। दूसरा, राज्य की भी बात कर दी। लेकिन मैं ये मानता हूं जो शब्द यूज किया गया घुसपैठिया, वो शायद सही शब्द नहीं है। ऐसे तो फिर हम अपने देश को अलग अलग राज्यों में बांट करके और दूसरे राज्य से कोई आया उसको घुसपैठिया कहने लगेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। इस शब्द को इतना हल्के में नहीं लेना चाहिए। घुसपैठिया हर वो व्यक्ति है जो दूसरे देश से आया है, जो भारत के संविधान में, भारत की न्याय प्रक्रिया है उसमें आस्था नहीं रखता है, इलीगल तरीके से भारत में आया और भारत के संसाधनों का दुरुपयोग कर रहा है, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, कहीं से भी आया हो, उन्हें घुसपैठिया कहा जा सकता है। किसी राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री को, भले ही आपसे उनकी विचारधारा अलग हो, आप उनसे सहमत हो या ना हो, उन्हें घुसपैठिया कहना, इतनी हल्की बात कर देना, भले ही उन्होंने जब कहा तो मजाक के लहजे में कहा, लेकिन इस तरह के तंज नहीं कसने चाहिए राजनीति में। और राजनेताओं को, खासकर से जो अखिलेश यादव जी की छवि वर्तमान में राजनीति की बनी है कि वो एक सीरियस पॉलिटिशियन है और जनता ने उन्हें भरपूर समर्थन भी लोकसभा में दिया, तो उन्हें इतनी हल्की बात नहीं रखनी चाहिए थी। और घुसपैठियों की समस्या देखिए, अगर गृह मंत्री कह रहे हैं या बाकी नेता भी कह रहे हैं तो उसको सीरियसली लेने की जरूरत है। लेकिन दिक्कत क्या है, सरकार भी तो भारतीय जनता पार्टी की है। अगर अमित शाह जी गृह मंत्री रहते हुए ये कहते हैं घुसपैठ बढ़ गई है या बढ़ रही है, तो इसकी सारी जिम्मेदारी तो उन्हीं पर आती है, क्योंकि वही देश के गृह मंत्री हैं, जिम्मेदारी उनकी है। तो उनके रहते हुए घुसपैठ कैसे बढ़ रही है, ये भी एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल, अब फिर वही सवाल आएगा। आपने बिल्कुल सही कहा, इसको बड़े कैनवास पे देखने की जरूरत है। तो उस बड़े कैनवास को मैं आपसे कहता हूं कि इसको इस तरीके से देखा जाए कि 2027 का चुनाव है। अब वो, क्योंकि जब गृह मंत्री घुसपैठियों पर बात कर रहे थे और उन्होंने कहा था कि राजनीतिक दलों में भी हैं घुसपैठिए, तो जी, उससे पहले उन्होंने पीडीए का भी नाम लिया कि पीडीए के नाम पर घुसपैठिए करवा रहे हैं, घुसपैठ करवा रहे हैं। इसीलिए अखिलेश यादव ने यहां पर यह स्टैंड लिया है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या अखिलेश को समझ में आ गया है धार्मिक ध्रुवीकरण वर्सेस सामाजिक न्याय की लड़ाई बना दी जाए तो उनको ज्यादा फायदा मिलेगा? बिल्कुल, ये उसी तरफ जा रहे हैं। जो पीडीए बनाया गया वो भी उसी तरफ, एक उसी रास्ते की तरफ लेकर के जाने वाला एक स्टेप था। और अगला स्टेप यही है, क्योंकि जो धार्मिक ध्रुवीकरण हो रहा है उससे अगर समाजवादी पार्टी को मुकाबला करना है तो यही एकमात्र रास्ता है। और जैसा भी एनसीआरबी के आंकड़े आप लोग, हम लोग सब डिस्कस करते रहते हैं, अखिलेश जी ने भी उस पर जिक्र किया। ये बात सही है कि दलितों पर या पिछड़ों पर अत्याचार बढ़ गए हैं और ये एक बड़ा गंभीर मुद्दा भी है। सरकार चाहे किसी की भी हो, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि कोई अगड़ा है, पिछड़ा है, वो तो अलग बात है, किसी के साथ भी अन्याय अत्याचार नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर अन्याय अत्याचार बढ़ रहा हो और किसी एक पर्टिकुलर समुदाय के प्रति बढ़ रहा हो, तो जो उसकी आवाज उठाएगा उसको लाभ मिलेगा राजनीति में। हमने पास्ट में भी देखा है, लोकसभा चुनाव में भी देखा, और वैसे भी जहां जहां पर भी लाभ मिलता है वहां अगर आप उस समुदाय की आवाज उठा रहे हैं जो संगठित होकर, कंसोलिडेट होकर के आपको वोट कर सकता है, चाहे वो पहले वोट ना करता हो, तो उसका लाभ मिलेगा। तो मुझे लगता है कि पीडीए के फॉर्मूले पर चल रहे हैं, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, उससे उनको लाभ होता नजर आ रहा है, इसलिए बार बार वही मुद्दा उठा रहे हैं। कांग्रेस को भी लोकसभा चुनाव में उसके कारण लाभ हुआ, जो जातिगत जनगणना की उन्होंने बात करी, जो संविधान पर अत्याचार हो रहा है या संविधान को खत्म करने की प्लानिंग हो रही है, भले ही वो झूठ था या सच था, एक नैरेटिव बना और उसका लाभ कांग्रेस को मिला, पीडीए को भी मिला। तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, उसी तरफ जाया जा रहा है, क्योंकि जो धार्मिक ध्रुवीकरण है उससे और किसी तरह से मुकाबला नहीं किया जा सकता। मैं आता हूं, अगली बार आपसे पूछूंगा कि क्या यूपी के असल मुद्दे क्या हैं। जब चुनाव आता है ना, तो असली मुद्दे बहुत, वो बैक सीट पर नहीं जाते, मुझे लगता है उनको गाड़ी से ही उतार दिया जाता है। अभी सही है। उसकी बिहार में बानगी देखने को मिलेगी। मेरे साथ महेंद्र सिंह जी जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये अखिलेश ने, महेंद्र जी, अब बताया है कि सीएम भी घुसपैठिए हैं, वो तो, और ये अखिलेश यादव लगातार तंज कसते हैं सीएम पे कि वो तो बीजेपी के
मेंबर भी नहीं है, उन्हें सीधे टिकट दे दिया गया और वो उन्होंने सदस्यता नहीं ली है। वो पत्रकारों से तंज लहजे में पूछते हैं, आप दिखाइए उनकी कहाँ पे सदस्यता है। अरे आप खुद सांसद है, जब सांसद है तो बीजेपी के सदस्य हैं ही, उसके लिए मतलब कोई टेक्निकल समझ के लिए हम आप लोगों को नहीं बुलाए हैं। लेकिन महेंद्र सिंह जी, ये अखिलेश किस तरफ, देखिए वो 27 की तैयारी में आपकी पूरी तरीके से है और वो कोई दिन भी खाली नहीं छोड़ रहे हैं। अब जब वेकेशन पे जाएं 10-12 दिन वो छोड़ दीजिए, ट्विटर पे रहते हैं, वरना वो रोज कहीं ना कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस लखनऊ में करते हैं, नहीं तो कहीं दौरे पे रहते हैं। इस बार कुछ बदले अखिलेश नजर आते हैं, उसमें वो ये जब घुसपैठिए पर लीड लेना चाह रहे हैं तो ये इनके लिए सेल्फ गोल नहीं हो जाएगा? देखिए, आपने मेरा शब्द जो है पहले बोल दिया कि अखिलेश यादव जी जब गोरखनाथ पीठ पे या जब योगी आदित्यनाथ जी के वेशभूषा पे या उनकी जो पुरानी पृष्ठभूमि रही है योगी बनने के पहले, उस पे जब हमला करते हैं तो वो सेल्फ गोल से ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि आज एक व्यापक स्तर पे अगर हम देखें तो जनमत जो है उनको उत्तर प्रदेश का, गोरखपुर का जो है अपना एक जो है अपने बीच का उभरा हुआ एक साधु मानता है। तो ऐसे में मुझे लगता है हाँ, अखिलेश यादव जी को कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने जो पीडीए के फॉर्मूले हैं वो उस पे जमे रहें। अगर वो उस पे जमे रहेंगे तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी, चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, चाहे योगी आदित्यनाथ जी की जो नीतियां रही हैं उनको पिछाड़ने की कोशिश कर सकते हैं, जैसा और एक लाभ मिला भी उनको। लेकिन अगर आप योगी आदित्यनाथ पर, गोरखनाथ पीठ पर और जो है वो इस पे हमला करेंगे तो निश्चित रूप से आप जो है अपने जो आपका मूल रणनीति है उससे कहीं न कहीं आप भटक रहे हैं और उसका नुकसान आपको उठाना पड़ जाएगा। ये बीजेपी की पिच पे खेलने वाली बात है कि आप भारतीय जनता पार्टी वही मैंने सेल्फ गोल वर्ड इसीलिए यूज किया था और इससे आगे बढ़ के नेक्स्ट मेरा सवाल ही यही था कि बीजेपी को बीजेपी की पिच पे जाके हराने की कोशिश है। धार्मिक मुद्दा है, थोड़ा बहुत तो धार्मिक है ही घुसपैठिए। क्या वो अपना मुसलमान वोट बैंक मजबूत करना चाह रहे हैं? नंबर एक। दूसरी बात, क्या वो जो बीजेपी असम और बंगाल में घुसपैठिए का चलाती है, उन्होंने कहा ये बिहार से होते हुए यूपी में आए, इससे पहले इनको ही कहना शुरू कर दो तो जो एक नैरेटिव सेट होना होगा वो ध्वस्त हो जाएगा। मतलब ये अखिलेश पहले से एक लाइन ले रहे हैं 18 महीने पहले। देखिए, बहुत साफ है कि घुसपैठिए का मुद्दा उत्तर प्रदेश में कहीं से भी दूर दूर तक चलने वाला नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सीमा अगर आप कहें तो बिहार से लगती है और नेपाल से लगती है, जहां से इन्फिल्ट्रेशन मतलब जहां पे लोग आते जाते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि असंवैधानिक रूप से, अव्यवहारिक रूप से, संविधान को तोड़ते हुए, नियमों को ताक पे रखते हुए लोग आते हैं। और जहां तक इसको गोरखनाथ पीठ से जोड़ने का प्रश्न है तो ये अपने आप में महंत अवैधनाथ जी भी जो है वो उत्तराखंड के थे, उसके पहले जो महंत दिग्विजय नाथ जी थे वो जो है राजस्थान से थे। तो साधु और संत की जो एक व्यक्तित्व है उसमें अगर जाति क्षेत्र आप ढूंढने की कोशिश करेंगे तो कहीं न कहीं आप जो है आप कहें कि जो एक हिंदुत्व या वो एक जो धार्मिक या आध्यात्मिक विचार है उस पे आप आघात पहुंचाने की कोशिश करेंगे, तो ऐसे में वो आपके खिलाफ निश्चित रूप से जाएगा। तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो हिंदू समाज विभिन्न जातियों में बटा हुआ है, विभिन्न समुदायों में बटा हुआ है और जिसको एकजुट करके आपने फायदा उठाया राजनीतिक रूप से, आप उस पे केंद्रित क्यों नहीं होते हैं? नहीं महेंद्र जी आता हूं, मैं आपसे आ रहा हूं। इसी सवाल का जवाब मैं शहनवाज जी से लेना। शहनवाज जी, उनको जब समझ में आ गया है, ये नैरेटिव भी धीरे धीरे अब बनने लगा। पहले वो हिंदू मुस्लिम हो जाता था, अब वो धीरे धीरे देखिए हर प्रदेश में क्षेत्रीय दल है और वो एक तरीके से पीडीए में अखिलेश का वर्ड नहीं यूज कर रहा हूं,
वो पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक पर ही मतलब उनका निशाना रहता है कि वो उनकी तरफ आ जाए। तो अखिलेश ने ये सोचे समझे कहा, बड़े बड़े हल्के फुल्के अंदाज में हो, लेकिन ये चोट दूर तक करेगा, क्योंकि वो ये नैरेटिव बताने में मंजूर है कि आपको ये मंदिर में नहीं जाने देंगे, ये पिछड़ों के लिए कुछ नहीं करेंगे, आरक्षण मार देंगे और जैसे संविधान बदल दिया जाएगा। अब अभी तक तो कम से कम 17-18 महीने में तो नहीं लगा कि संविधान बदल गया, लेकिन ये जरूर हो गया कि ये कहा जाने लगा कि तीसरी बार अपनी दम पर बीजेपी सरकार नहीं आ पाई। नहीं, बिल्कुल मैं भी ये मानता हूँ। देखिए जी आप कंप्लीट करें। मैं भी ये मानता हूं, आपकी बात से, आपके विश्लेषण से मैं पूरी तरह से सहमत हूं। लेकिन अभी समस्या क्या है, भारतीय जनता पार्टी को भी ये बात मालूम है, पीडीए का फॉर्मूला बहुत तेजी से अभी स्प्रेड हो रहा है और जिन कारणों से लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ, यूपी में वो कारण समाप्त नहीं हुए। ये बात भारतीय जनता पार्टी को अच्छी तरह, हमसे आपसे अच्छी तरह मालूम है। ऑफ रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी जब बात होती है हमारे इंस्टीट्यूशन के माध्यम से या पर्सनल संबंधों के माध्यम से, तो वो लोग बताते हैं कि हमें मालूम है वो दिक्कतें हैं, लेकिन अभी उनके पास उसका कोई काट नजर नहीं आ रहा है। और रही बात अखिलेश यादव जी की, अखिलेश यादव जी ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, उनको मालूम है उनका मुकाबला योगी जी से ही होने वाला है यूपी में। अगर योगी जी पर ये एक और आरोप लगाया जा सकता है कि वो बाहर के हैं, तो उससे ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन उन्होंने अपनी बात कह दी कि भाई घुसपैठ का मुद्दा है तो पार्टी अपने अंदर भी देखे कि बाहर से लोग जो आ रहे हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि ये बोलने की जरूरत नहीं थी ये, और जैसा अभी हमारे साथी महेंद्र भाई ने भी कहा, मैं भी सहमत हूं कि आप बीजेपी की पिच पर जाकर के मत खेलिए। आपको एक अच्छी पिच मिली हुई है, आपके मुद्दे अच्छे हैं, आप उत्तर प्रदेश के और देश के असली मुद्दों पर बात करिए, उन पर चुनाव लड़िए और यकीन मानिए भारतीय जनता पार्टी उन मुद्दों पर बैकफुट पर है। वर्तमान में मैं गुजरात में काम कर रहा हूँ, यहाँ कर्जे की समस्या, शहनवाज जी आपकी बात से पूरी तरीके से मुतमईन हूं। अगर कहूं कि मुद्दे इतने हैं वाकई में इस सरकार के लिए जिनको विपक्ष उठाए तो उसको जनता का भी साथ मिल सकता है, लेकिन मिल सकता है। धीरे धीरे वो बात जो मैं आपसे बात करके खत्म किया था और महेंद्र जी के पास गया था, वो सवाल वही है जो टॉक ऑफ द टाउन बीजेपी ने 2013 से कहे, 14 से नहीं, 14 में तो जीत गए, अब वो उस पिच पे गाए बगाए आना ही पड़ता है। अखिलेश के साथ भी यही समस्या आ रही है, अखिलेश यादव जी के साथ भी। नहीं देखिए ऐसा है, जब महंगाई कोई मुद्दा मानने को तैयार नहीं हो रहा ना। आप बताइए, हम आप जानते हैं, शायद पैनल पे हम 3 लोग हैं, ये बात मानेंगे अर्निंग हो सकता है बढ़ी हो, रोजगार के साधनों से हमारी थोड़ा अपलिफ्ट हुई हो कि तनख्वाह हम खर्च करने की आदत है, लेकिन क्या महंगाई मुद्दा नहीं है? लेकिन इस पे कोई वोट दे रहा है क्या? बिहार में कल वो 6 तारीख को वोट पड़ेगा, 11 तारीख को वोट पड़ेगा और 14 नतीजे आएंगे। क्या आपको लग रहा है उस मुद्दे पर कहीं भी झलक दिखाई देगी कि महंगाई? मुझे याद आ रहा है हाल फिलहाल में हिमाचल का चुनाव ऐसा था जिसमें महंगाई बड़ा मुद्दा बनी और तुरंत ही पेट्रोल के दाम कम किए गए थे, रिजल्ट आया उसी रात कर दिए थे। नहीं देखिए, जो महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, व्यापार की स्थिति का मुद्दा है, ये मुद्दे तो वास्तविक मुद्दे हैं, लेकिन इन मुद्दों पर वोट भी मिलता है, ऐसा नहीं है वोट नहीं मिलता, वोट टूटता भी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मशीनरी मैकेनिज्म बहुत स्ट्रांग है और उनके पास डाइवर्जन टेक्निक बहुत सारी हैं और मीडिया भी उनको पूरी तरह से सपोर्ट करता है। और प्रॉब्लम यह है कि विपक्ष भी गाए बगाए उन्हीं के जाल में फंस जाता है। अब क्योंकि बार बार वो लोग ऐसा मुद्दा उठाएंगे, घुसपैठिए का मुद्दा हो, धर्म का मुद्दा हो, अस्मिता का मुद्दा हो, राज्य का मुद्दा हो, और उस पर विपक्ष नहीं बोले तो भी फंस जाएगा कि देखो ये लोग जवाब नहीं दे रहे, और जब वो जवाब देंगे तो वो उनके जाल में फंस जाएंगे। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी है और ये बहुत फुल प्रूफ स्ट्रेटजी है भारतीय जनता पार्टी की कि जिन मुद्दों पर उन्हें इलेक्शन दर इलेक्शन ये स्ट्रेटजी क्या महेंद्र जी कुछ टूटती नजर नहीं आई? पहले था कि हिंदू मुस्लिम में बटा 14 से 19 के बीच तक तो खूब नैरेटिव चला, लेकिन 19 के बाद के इलेक्शन से कई इलेक्शंस में आपने देखा, सबसे 18 में मध्य प्रदेश में टूटा, छत्तीसगढ़ में टूटा। मतलब मैं ये कहूंगा कि धीरे धीरे लोगों को लग गया था कि एक प्लैंक पे खेल के नहीं मिल जाए। वो अलग बात है, कमजोर विपक्ष ने बीजेपी को मौका मिल जाता है, लेकिन अब वो उतना शार्प रह गया है क्या महेंद्र जी कि आप हिंदू वर्सेस मुस्लिम कीजिए और आप चुनाव जीत जाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कभी चुनाव
सिर्फ और सिर्फ हिंदू बनाम मुसलमान नहीं लड़ा। और भारतीय जनता पार्टी ने अपना चुनाव हमेशा से जो है एक तरफ जहां एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और उसके साथ साथ जो सामाजिक समीकरण साधने की कोशिश की, और जिस प्रकार से जातियों को तोड़ते हुए वेलफेयर स्कीम थी, जो लोक कल्याणकारी योजनाएं थी, उसका लाभ पहुंचाने की कोशिश की। और यही अगर आप बिहार की चर्चा कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी यही करती हुई दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी ने सभी 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए पहुंचा दिए हैं। उसके अलावा जो किसानों के खाते में पैसे गए हैं, महेंद्र जी, और दोनों तमाम, बात से मैं दोनों इतना- बात से आपकी डिफर करूंगा। 10,000 दिए, वो तो पीके ने नैरेटिव ही तोड़ दिया, बोले 2 लाख का वादा किया था, 10,000 भीख में दे रहे हैं। वो तो बीजेपी वालों ने वहां कहना बंद कर दिया कि हम 10,000 रुपए दिए। वो आम जनता में पहुंच गया हो कि पैसा मिला है, वोट डालना है, अलग बात है, मैं उसकी बात नहीं, नैरेटिव। और दूसरी बात, बीजेपी आप चाहे वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का नाम दीजिए या राष्ट्रवाद कहिए, हिंदुत्व कहिए, वो आता उसी के कैटेगरी में है, हिंदू वर्सेस मुस्लिम की कैटेगरी में आता है। नहीं, वो ठीक है, सॉरी, वो मैं ठीक आपसे है, डिफर लेकिन करूंगा, भारतीय जनता आप अपनी पार्टी- बात कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगा कि यहाँ पूछना है, वो है नहीं, प्लैंक एकदम वही आप- है। आप मुख्यमंत्री जब एकदम सही कह मंच रहे से हैं, कहेंगे 80-20 से लड़ाई है हमारी, तो फिर कहां रह गया सांस्कृतिक राष्ट्रवाद? मैं आ रहा हूं नहीं, शहनवाज जी। देखिए, आप एकदम सही बात कर रहे हैं। बस ये जो शब्द हैं, जो जी। विभिन्न शब्द हैं, वो जो है अलग अलग जो वोट बैंक है उसको साधने की कोशिश है। और आप जिस तरीके से बेलाग तरीके से कह रहे हैं, मैं उससे पूरी तरीके से सहमत हूं। लेकिन सिर्फ भारतीय जनता पार्टी वहीं पे इस मुद्दे को नहीं छोड़ती है। मेरा जो कहना है कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को उससे आगे ले जाती है। भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि उत्तर प्रदेश में, जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको दूं, कि उसको आरएलडी की भी जरूरत है, उसको जो है अनुप्रिया पटेल की अपना दल की भी जरूरत है, उसको जो है निषाद पार्टी की भी जरूरत है, उसको राजभर की भी पार्टी की जरूरत है। उसी तरीके से बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से जीतन अम्मा जी, कुशवाहा और जो है रामविलास पासवान के बच्चे, जो पासवान लोक जनशक्ति पार्टी है, तो तमाम उनकी कोशिश ये रहती है कि एक ग्रैंड हिंदुत्व नैरेटिव के साथ साथ वो ये बात आपकी सही है। छोटे छोटे जातिगत आधार पे जो पार्टियां बटी हुई हैं, वो- उसको जोड़ने के साथ ही मैं आपकी इस बात से पूरी तरीके से सहमत हूं कि हिंदुत्व के चेहरे के पीछे वो छोटे छोटे अपने दल को एकजुट करते हैं, जो उनको बड़े जीत में बड़ी भूमिका निभाते हैं, और वो कर रहे हैं। शहनवाज जी, पहले आप जो कह रहे थे वो बात पूरी कीजिए, फिर मैं आपसे सवाल। मैं वही कहना चाहता, जो महेंद्र जी ने भी कहा और आपने भी बाद में कहा। देखिए क्या होता है, एक फ्लैगशिप प्रोडक्ट होता है और बाकी छोटे छोटे प्रोडक्ट होते हैं। तो मेन स्ट्रेटजी है कि भाई अपना ध्रुवीकरण करें, और बाकी स्ट्रेटजी, बाकी समीकरण तो साधने हैं ही। तो भारतीय जनता पार्टी इसमें माहिर है। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, जनता को, जैसे आपने शुरुआत में भी कहा कि ना, शुरू में 5 साल चल गया हिंदू मुस्लिम या ध्रुवीकरण, बाद में नहीं चला। जनता भी ये बात समझती है, और हम तो सिखाते भी हैं, बोलते भी हैं कि भाई जब कोई राजनेता कहे कि तुम्हारा धर्म खतरे में है, तो समझ लेना उसकी कुर्सी खतरे में है। और जनता ये बात आहिस्ता आहिस्ता समझ जाती है, क्योंकि लॉन्ग टर्म तक आप धर्म जाति की राजनीति पर नहीं कर सकते। आपको मेन मुद्दों पर आना पड़ेगा, क्योंकि लोगों के रोजगार छूट रहे हैं। युवा जो उस समय 18 वर्ष का था 2014 में, आज वो 28 वर्ष का और बेरोजगार होगा, तो उससे आप कैसे उम्मीद करते हैं कि वो आपको वोट कर देगा? ये परसेप्शन बनाने में बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर काम करने की जरूरत है। तो 5 साल भी लंबा समय होता है, लेकिन अब तो 15 वर्ष हो जाएंगे, सरकार को 12 वर्ष केंद्र में हो जाएंगे, और राज्य में भी 10 साल हो जाएंगे। तो बड़ा लंबा समय, और मेन मुद्दों पर आना पड़ेगा। और खासकर से जो पीडीए का मुद्दा जिस तरह से अखिलेश यादव जी उठा रहे हैं, उसको उनको लाभ मिल रहा है, और अभी जिस तरह से अत्याचार हो रहे हैं दलितों पर, और वो सामने आ रही हैं बातें, तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत मुश्किल होने वाली है भारतीय जनता पार्टी के लिए। 2027 का चुनाव आसान नहीं होने वाला। तारीखें आ गई। मैं अभी लास्ट में आपसे सवाल पूछूंगा कि बिहार में आपकी रीडिंग अभी शुरुआत में क्या कह रही है। महेंद्र जी, लास्ट सवाल आपसे इससे रिलेटेड, फिर मैं आपसे भी पूछूंगा कि बिहार में क्या आप देख रहे हैं। अभी आपका लंबा चौड़ा लेख आता रहता है, तो उससे भी हम लोग को मिलती है जानकारी। लेकिन अभी अगर इस पे बात करें, अखिलेश
पहले से आपको लग रहा है अब कि वो मोड में है इलेक्शन के? जो 24/7 बीजेपी के लिए चुनावी माहौल कहा जाता था, अब वो अखिलेश भी यही सेट कर रहे हैं। वो चाहे आजम से मिलने जाना हो मायावती की रैली से ठीक पहले, या कोई और मुद्दा हो, वो किसी मुद्दे पे छोड़ना नहीं चाह रहे कि कहीं से वो लाइमलाइट से बाहर हो। ये स्ट्रेटजी आप ठीक समझते हैं, या उनको वो पुराने जो असली मुद्दे हैं उन्हीं पे स्टिक करना चाहिए? देखिए, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की राजनीति हो या बिहार की राजनीति, थोड़ी सी भिन्नता है, लेकिन दोनों जो प्रदेश हैं वो एक प्रकार से ही वोट करते हैं। जो जाति है, जाति सबसे पहले आती है, और भारतीय जनता पार्टी ने विगत चुनावों को देखें तो जातीय समीकरण को काटने में सफल रही उसको, और जो हम चर्चा कर चुके हैं कि किस प्रकार से उसने ये सफलता हासिल की। लेकिन मैं ये मानता हूं, जिस विषय पे आपने चर्चा की शुरुआत की थी कि अगर अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ जी पे हमला करते हैं उनको, या अखिलेश यादव किसी हिंदुत्व के मुद्दे पे एक विभिन्न अपनी राय रखते हैं, तो वो मुझे कहीं नहीं लगता है कि वो उनके पक्ष में जाने वाला है। वो एक बहुत साफ बात है कि वो भारतीय जनता पार्टी के पिच पे आके खेलने की कोशिश कर रहे हैं, जो कभी वो सफल नहीं हो। हाँ, जहां तक आजम खान की बात हो और जहां तक पीडीए फॉर्मूले की बात हो, निश्चित रूप से अखिलेश यादव इन्हीं ये जो राजनीतिक हथियार हैं, इन्हीं के जरिए भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे सकते हैं। मैं कतई नहीं मानता कि कभी भी उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी या जो महंगाई या जो बाकी मुद्दे हैं, जो आप कहें कि संवेदनशीलता वाले मुद्दे नहीं हैं, जो एक आइडेंटिटी वाले मुद्दे नहीं है, पहचान वाले मुद्दे नहीं है, ये पहली भूमिका में होंगे। निश्चित रूप से मैं कतई खारिज नहीं करता हूं कि इन मुद्दों की भूमिका नहीं होगी, इन मुद्दों की भूमिका होगी, लेकिन दोहरी भूमिका होगी, दूसरे स्तर पे इन मुद्दों की भूमिका होगी। तो ऐसे में मुझे लगता है कि अखिलेश यादव को पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहिए अपने संगठन पे, किस प्रकार से अपने संगठन में जो पीडीए का फार्मूला है उसको लागू करते हैं, किस प्रकार से टिकट बंटवारे में उनका अभी काफी समय है 2027, उनको महत्व देते हैं। लेकिन उसके पहले अपना विश्वास अगर इनको जीतना है तो इनको अपने संगठन में जो गैर यादव या गैर जाटव जो दलित जिनको ये टारगेट कर रहे हैं, उनको ये भूमिका कैसी देते हैं, इस पे निर्भर करेगा। तो अभी यूपी का, उत्तर प्रदेश की अगर आप सिर्फ बात कर रहे हैं तो चुनाव बहुत दूर है, लेकिन मेरा ये मानना है कि अखिलेश यादव को कोशिश करनी चाहिए कि वो भारतीय जनता पार्टी की पिच पे आके ना खेले, और योगी आदित्यनाथ जी के जो मुख्यमंत्री हैं उनके व्यक्तिगत जो उनका एक गोरखनाथ पीठ की जो बात है, या जो उनकी व्यक्तिगत एक साधु की, महंत की छवि है, उस पे अगर वो हमला करते हैं तो मुझे लगता है कि ये वापस रिवर्स कंसोलिडेशन पर जाएगी बात। शहनाज, एक रिवर्स कंसोलिडेशन होता है। शहनाज जी, क्या हो सकता है कि बिहार का चुनाव है, अखिलेश भी जानते हैं बिहार जाएंगे भी, सुनने में आ रहा है इंडिया के गठबंधन रैली को भी संबोधित करेंगे, तो टेस्टिंग वाटर भी चेक कर लिया जाता है, 18 महीने पहले देख लीजिए, तो जब आएंगे लौट के, उसके बाद बंगाल है, उस समय तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा धार्मिक ध्रुवीकरण देखने को मिलेगा आपको। मार्च अप्रैल में बजट सेशन खत्म होगा और सबसे ज्यादा, महेंद्र जी विश्वास रखिए, हम आप चर्चा करेंगे सबसे ज्यादा धार्मिक ध्रुवीकरण, ये धार्मिक, तब शहनवाज भाई आने से भी मना कर देंगे। मैं ये भी अभी बता रहा हूँ, वो बहुत हिंदू मुस्लिम मुद्दे पे बोलना पसंद नहीं करते। मैं धार्मिक मुद्दों पे बहस नहीं करता ना, आपको पता है मेरा नेचर ही नहीं है उसका। अब क्या एनालिसिस कह रही है अभी तक की? अब तो 1 महीने से कम का समय बचा है, एक पूरे 30 दिन बाद रिजल्ट आ जाएगा। मैंने 15 दिन पहले भी आपको कुछ बताया था, लेकिन इन 15 दिनों में परिस्थितियां काफी बदली हैं। अभी मेरी पूर्णिया में बात हुई है, अररिया में बात हुई है, बेगूसराय में बात हुई है, और कई लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी पे हमारी टीम जो काम कर रही है,
एक बड़ा शॉकिंग चीज पहली बार नजर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी को जो पढ़ा लिखा तबका यूथ वोट करता था, वो वोट बहुत तेजी से पीके की तरफ जा रहा है, जन स्वराज की तरफ जा रहा है। और अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ी चुनौती होगी भारतीय जनता पार्टी के लिए, उस पढ़े लिखे युवा वोटर को रोक पाना जो जर्नली भारतीय जनता पार्टी को वोट करता था, इस बार बहुत तेजी के साथ उस जन स्वराज की तरफ जा रहा है। कई बार कई परिवारों में जब हमने बात की है तो बुजुर्ग जो है वो आरजेडी को, जेडीयू का, बीजेपी को वोट करने जा रहे हैं, लेकिन वहां का युवा वर्ग जो है वो जन स्वराज को वोट करने जा रहा है, उनके शिक्षा के मोदी मुद्दों जी पर या बाकी की चीजों पर। और मोदी जी की और योगी जी की और अमित शाह तीनों की रैलियां बाकी हैं, बहुत कुछ बदलेगा। महेंद्र जी, नहीं, वो क्या लगता है वो मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन मैं जो बताना चाह रहा था, पहले मैं अपनी बात 1 मिनट में और पूरी कर दूं। तो ये बीजेपी का वोट जनरली क्या होता है, हम लोग ये मानते हैं कि वो श्योर शॉट वोट होता है, वो टूटता नहीं है। अगर बीजेपी का वोट भी टूट रहा है तो इसका मतलब सीधी सी बात ये है कि इंडिया गठबंधन का भी वोट टूटेगा। तो अगर दोनों तरफ बराबर डैमेज होता है तो नतीजे वैसे ही आएंगे जैसे पहले आए थे। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी होगी, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया, भारतीय जनता पार्टी नंबर 2 पर होगी और लगभग एनडीए अपनी सरकार बना लेगा। लेकिन अगर ये पीके की दोधारी तलवार किधर भी एक भी साइड ज्यादा काट गई तो समीकरण पूरी तरह से बदल सकते हैं और बहुत तेजी से ड्रास्टिकली चेंज नजर आ रहा है। महेंद्र जी, हाईली पॉलिटिकल एक्टिवेट स्टेट है यूपी और बिहार। बिहार तो उसमें जाति को और जोड़ दीजिए। तो क्या लगता है, जो एनालिसिस लेके आए हैं, मैं उस पर क्वेश्चन नहीं उठा रहा हूं, क्या बदल रहा है बिहार भी? इसको सवाल को मैंने थोड़ा रिफाइंड कर दिया कि क्या मतलब सब जाति बंधन टूटेगा, पार्टी टूटेगी, भ्रष्टाचार का मुद्दा टूटेगा और इधर शिफ्ट होगा? देखिए, मैं एक बहुत साफ बात कहना चाहता हूं कि बिहार में जो जातियां हैं और जो वर्ग हैं, कहीं न कहीं बिहार में जो गैप है, जो ऊपर का वर्ग है और जो नीचे का वर्ग है, उसमें बहुत ज्यादा है, जो उत्तर प्रदेश में नहीं है। और इस वजह से मैं ये कहता हूं कि जो 10,000 रुपए की धनराशि जीविका दीदी जो के योजना के तहत दी गई है, वो एक बहुत बड़ा काम करेगी भारतीय जनता पार्टी के पास। और इसकी चुनौती आप जिस प्रकार से आप इस पे प्रश्न उठा सकते हैं कि चुनाव आयोग ने कुछ नहीं कहा, और जो बाकी जो और ये जो है एक राजनीतिक चुनावी घूस है, तमाम तरीके की बात विपक्ष कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है। और हाँ, निश्चित रूप से जो प्रशांत किशोर हैं और उनके खिलाफ जो सबसे बड़ा मुद्दा आने वाला है, वो उनकी जात को लेकर कि क्या वो पूरे बिहार को जाति मुक्त कर सकते हैं। चलिए, और खासकर जो एक उच्च जाति में होने वाले नेता के रूप में बिहार मगर सक्षम नहीं जो है। एनालिसिस शहनवाज जी की है महेंद्र जी ना, मैं लास्ट में अब रैपअप करूंगा, मुझे दूसरे टॉपिक पे जाना था। वो एक ये बात है, पीके ने 3 साल मेहनत करने के बाद बिहार में चर्चा में आ गए हैं। अब वो ये मैं भी मानता हूं वो सीट जीतेंगे नहीं जीतेंगे, वो खुद कहते हैं 10 आऊंगा या 150 आऊंगा, लेकिन वो डैमेज जिसका कर गए, अगर 50 से ज्यादा 60 काटा चला गया, वो गठबंधन हार जाएगा, ये भी तय है। तो चर्चा में एक लास्ट चीज और ऐड करूंगा, पीके की आज की डेट में भी सीटें ज्यादा नहीं मैं बोल रहा हूं, लेकिन अगर वो वोट शेयर में कन्वर्ट कुछ कर पाए, यानी 10% से ऊपर एक बड़ा चंक ले पाए और जिधर का ज्यादा काट दिया उधर नुकसान हो जाएगा, और उसकी संभावना नजर आ रही है, आज की डेट में तो नजर आ रही है पूरी तरह से। क्योंकि आपकी बात इसलिए भी सही है कि दोनों पार्टियां 37 गठबंधन 37% पे खड़े थे, और बिल्कुल वो इसीलिए कहते हैं कि मैं 10 से 12% पे खड़ा हूं और आगे अगर जिधर से जितना ज्यादा आ जाएगा मैं उसको डैमेज करूंगा। शहनवाज जी आपका, महेंद्र जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये अखिलेश यादव ने घुसपैठिए वाला मुद्दा उठाकर एक तरीके से यूपी में भी सियासत को एक नए ध्रुवीकरण की तरफ ले जाने की कोशिश किया। ये जनता तय करेगी कि उसको ये ध्रुवीकरण समझ में आया कि नहीं। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फाइनल फिनिस्टा। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। मसाला